Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will see last part of chapter number 1, theme A of class 8 new NCERT of social science, exploring society, India and beyond. इसका theme A, India and the world, land and the people, chapter number 1, natural resources and their use. ये already हम complete कर चुके हैं 2 parts में. I hope आपने वो सभी parts देख लिए हैं और chapter 2 भी हो गया है. अगर नहीं देखे हैं so all the links are there in the description box. जाके please देख लीजिए ताकि revise हो जाए chapter. तो जब chapter complete हो गया तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, ये जो चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, चैप्टर नंबर 1, इसका हम चैप्टर तो कंप्लीट कर चुके हैं, बुक की एक्सरसाइज भी देख ली है. इस वीडियो में एक्स्ट्रा जो समरी वगैरह है, नोट्स हैं या फिर एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं. पूरे चैप्टर की अच्छे से समरी करेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे. ओके, सो चलिए देख लेते हैं नोट्स एंड समरी वाला पार्ट. लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस समरी को देखने से चैप्टर कवर नहीं होगा. 2 पार्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं चैप्टर के, जाके एक बार फटाफट देख लीजिए उसको, तब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा. चलिए समरी देख लेते हैं चैप्टर की. सो नेचर एज अ रिसोर्स. नेचर में क्या आता है? ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स नॉट मेड बाय ह्यूमन. ऐसी सारी चीजें जो मनुष्य नहीं बनाई हैं और जिनमें प्राण है या जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी नेचर का पार्ट होते हैं. व्हेन ह्यूमंस यूज नेचुरल थिंग्स फॉर फूड, शेल्टर और मेकिंग गुड्स, दे बिकम रिसोर्सेज. यही नेचुरल थिंग्स जो भी है प्रकृति में, वो अगर ह्यूमंस जो है वो अपने खाने के लिए, रहने के लिए या कोई सामान बनाने के लिए यूज करते हैं तो उन्हीं प्राकृतिक चीजों को हम रिसोर्सेज बोलते हैं. एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पर, अ ट्री बाय इटसेल्फ इज पार्ट ऑफ नेचर. ट्री क्या है? पेड़ क्या है? प्रकृति का पार्ट है, नेचर का पार्ट है. बट व्हेन वी यूज वुड फॉर फर्नीचर इट बिकम्स अ रिसोर्सेज. लेकिन जब इस पेड़ को हम लकड़ी के फॉर्म में या फर्नीचर बनाते हैं तो हम इस ट्री को किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं? रिसोर्सेज में. ट्री क्या बन जाता है? रिसोर्सेज. फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड अ रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है कोई भी चीज प्रकृति में उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं. 3 चीजें होनी चाहिए तभी कोई भी चीज रिसोर्सेज कहलाएगी. पहला है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. ऐसा नहीं है कि कोई रिसोर्सेज है लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि उसको हम कहीं से एक्सट्रैक्ट कर सके. मान लो जमीन के अंदर कहीं पे कुछ ऐसा रिसोर्सेज मौजूद है जैसे हीरा है या पेट्रोल है, लेकिन वहां से पेट्रोल निकालने का साधन ही नहीं है, तो फिर क्या उसको रिसोर्सेज मानेंगे? नहीं मानेंगे. सेकेंड, इकोनॉमिकली अफोर्डेबल. मतलब जैसे अभी मैंने पेट्रोल का एग्जांपल दिया, ऐसी जगह पर पेट्रोल है धरती के नीचे, पता तो चल गया कि पेट्रोल है, पहली बार टेक्नोलॉजी नहीं है. मान लो टेक्नोलॉजी आ भी गई तो इतनी महंगी है, इतना महंगा उसका कॉस्ट है कि इकोनॉमिकली, कि पैसे के हिसाब से अगर हम देखें तो अफोर्ड नहीं कर सकते. देन थर्ड इज कल्चरली एक्सेप्टेबल. जो हमारी सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. मान लो कि यहाँ पर जंगल है बहुत और इसमें बहुत सारे आदिवासी रहते हैं, पेड़ों को पूजते हैं और इसी एरिया के अंदर पता चला कि इस धरती के नीचे बहुत सारा पेट्रोल है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? इसको क्लियर करवाएगी, फॉरेस्ट को, जंगल को कटवा देगी, है ना. कुछ भी, मैं पेट्रोल का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट. कोई भी रिसोर्सेज का पता चला तो क्या जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके कल्चर के हिसाब से ये एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो जंगल है, इसमें जो पेड़ है, एक तो उनके रहने की जगह है और ये एक्सेप्टेबल उनको नहीं है क्योंकि पूजनीय है जंगल सारे. तो ये एक एग्जाम्पल है. ऐसे ही ये 3 कंडीशन जरूर पूरी होनी चाहिए किसी भी चीज को रिसोर्सेज कहलाने के लिए. पहला, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए इकोनॉमिकली, और कल्चर में एक्सेप्ट होना चाहिए, कल्चरल एक्सेप्टेबल होना चाहिए. देन कैटेगरीज क्या क्या है रिसोर्सेज की, इसको हम कई ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला है एसेंशियल फॉर लाइफ, जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, एयर, वाटर, फूड एंड सॉइल. फिर है मटेरियल्स जैसे वुड, मेटल, मिनरल्स, मार्बल्स, गोल्ड. एनर्जी के सोर्सेज देखें तो कोल, पेट्रोलियम, सनलाइट, विंड, फ्लोइंग वाटर. तो ये 3 तरीके से हमने यहाँ पर कैटेगरी डिवाइड की है. नाउ नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. क्या होते हैं तो ये देख लेते हैं. रिन्यूएबल, जो नेचर ही खुद उसे रिप्लेनिश कर देती है ओवर टाइम. एक बार खत्म हो जाए तो प्रकृति उसे फिर से ला सकती है. सो सनलाइट, विंड, वाटर, फॉरेस्ट, ये सारे क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. यहाँ पर और एग्जांपल दिए हैं, सोलर एनर्जी, टिम्बर, रिवर वाटर. बट अगर हम इनका ओवर यूज करते हैं, जो मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया था आपको, प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया था, पंजाब वाला केस स्टडी जो हमने देखा था उसमें. सो अगर हम इसे ओवर यूज करते हैं, जैसे कि पेड़ों को हम बहुत जल्दी जल्दी काट रहे हैं या फिर ग्राउंड वाटर जो है उसको ओवर पंपिंग कर रहे हैं, इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी क्या बन जाएंगे फिर? नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, अरबों साल लगते हैं इसको बनने के लिए और जल्दी क्विकली इसे रिप्लेस नहीं कर सकते. एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स लाइक आयरन एंड कॉपर. इंडिया में जो कोल का रिजर्व है
ये 50 ईयर्स के अप्रॉक्स लास्ट करेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। सो दे मस्ट बी यूज्ड केयरफुली। तो हमें बहुत सावधानी से अच्छे से यूज करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हर जगह बराबर मात्रा में नहीं फैले हुए हैं, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे वो वर्ल्ड की बात हो चाहे इंडिया की। जैसे कोयला हर जगह नहीं मिलता, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये मेन सेंटर्स हैं। ऐसे ही ऑयल जो है असम, गुजरात, मुंबई हाई, आयरन ओर जो है उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड यहाँ वाले एरियाज में पाया जाता है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। नाउ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनइक्वल है, जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट होते हैं। कंफ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़े होते हैं। जैसे कावेरी वाटर के ऊपर डिस्प्यूट्स है स्टेट्स के बीच में। कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व है मैंने चैप्टर में बताया था, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जहां पर ये रिसोर्सेज होंगे वहां इंडस्ट्रीज होंगी, जॉब्स होंगे, टाउन्स होंगे, राइट। तो ये सारे जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्रिएट होते हैं। ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ऑफन डेवलप अराउंड नेचुरल रिसोर्सेज, जहां जहां नेचुरल रिसोर्सेज का सोर्स होता है या जहां जहां से मिलते हैं ये, वहां पर व्यापार ज्यादा फलता फूलता है और इंडस्ट्रीज भी वहीं पर सेटल डाउन होती हैं। देन नेक्स्ट इज इकोसिस्टम फंक्शंस एंड सर्विस। सो फंक्शन क्या है इकोसिस्टम का? इकोसिस्टम मतलब हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है उसको हम कह रहे हैं। सो फंक्शन क्या है इकोसिस्टम का? जैसे नेचुरल रूल्स लाइक ऑक्सीजन प्रोडक्शन, प्रकृति हमें ऑक्सीजन देती है, वाटर फिल्टरेशन, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोशन, पॉलिनेशन, प्रोवाइडिंग हैबिटेट्स। इकोसिस्टम सर्विस में बेनिफिट ह्यूमंस गेट फ्रॉम दीज फंक्शंस लाइक क्लीन वाटर, फर्टाइल फार्मलैंड एंड फूड। एग्जांपल यहाँ दिया है, वन मैच्योर ट्री प्रोड्यूस 275 लीटर्स ऑक्सीजन पर डे। एक बड़ा मैच्योर पेड़ जो होगा वो इतना ऑक्सीजन पर डे देता है, और एक ह्यूमन की रोज की जो नीड होती है वो 350 लीटर्स पर डे की होती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक पेड़ जो है एक व्यक्ति के लिए लगभग बराबर का ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जितना एक दिन में सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो पेड़ कितने जरूरी है ये बात से हमें पता चलता है। देन प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर यूज, अगर हम रिसोर्सेज को ओवर यूज करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम होंगे? पहले तो ये डिस्टर्ब करता है नेचर के साइकिल ऑफ रीजनरेशन को। कोई चीज कितना टाइम लेती है रीजनरेट होने में, अगर हम ओवर यूज करते हैं तो उस टाइम को, उस साइकिल को हम डिस्टर्ब करते हैं। एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल वेस्ट मेक रिवर पॉइजनस। इंडस्ट्री जो है अपना वेस्ट सारा डिस्चार्ज कर देती है नदियों में, तो इससे नदियां क्या हो रही है? दूषित हो रही है, जहरीली हो रही हैं। ओवर फिशिंग रिड्यूस फिश पॉपुलेशन, जैसे टूना का एग्जाम्पल हमने देखा था। ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, जैसे पंजाब क्राइसिस में देखा था। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर का ओवर यूज करने से सॉइल डिग्रेड होता है, यानी सॉइल की क्वालिटी जो है वो खराब होती है। देन हमने जो केस स्टडीज देखे थे, पहला देखा था पंजाब में ग्राउंड वाटर का क्राइसिस। फार्मर्स यूज्ड हाई यील्ड क्रॉप्स एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू पंप ग्राउंड वाटर। रिजल्ट क्या है इसका? वाटर टेबल जो है वो ड्रॉप हो गया 30 मीटर से। ग्राउंड वाटर बिकम पॉल्यूटेड। क्यों पॉल्यूटेड हुआ था? क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइजर वगैरह खेत में डाल रहे थे वो सीप के अंदर जाता था, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो गया। देन शॉर्ट टर्म फूड सिक्योरिटी तो मिली, थोड़े समय तो हमें फूड सिक्योरिटी मिली कि हाँ खाने की प्रॉब्लम थी, अनाज की कमी थी, वो पूरी हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म में एनवायरमेंटल लॉस हुआ। फिर हमने सीमेंट इंडस्ट्री का देखा था कि इसमें बहुत सारा डस्ट पोल्यूट करता है एयर को, सॉइल को और वाटर को। अल्टरनेटिव इसके क्या हो सकते हैं? सीमेंट की जगह मड, स्टोन, रिसाइकल मटेरियल्स आर बीइंग एक्सप्लोर्ड। सिक्किम का हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग का एग्जांपल देखा था कि कैसे सिक्किम जो है 2016 में पूरी तरीके से 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया था। यहाँ पर फार्मर जो है, आजकल की जो मॉडर्न खेती करने का तरीका है जिस केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं उससे शिफ्ट होकर कंपोस्ट, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, मिक्स्ड क्रॉपिंग को इन्होंने चुना। रिजल्ट क्या हुए? इससे हायर इनकम हुई फार्मर्स की, बायोडाइवर्सिटी का इंप्रूवमेंट हुआ और टूरिज्म भी इंक्रीज हुआ। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कैसे हम रिस्पॉन्सिबली और वी मस्ट यूज रिसोर्सेज विद केयर एंड इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब आज तो हम यूज कर ही रहे हैं, उसका फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव कर रहे हैं। फॉर रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमें ओवर यूज नहीं करना चाहिए, रीजनरेशन का टाइम देना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल के लिए हमें स्पैरिंगली एंड डेवलप रिन्यूएबल अल्टरनेटिव, इसे हमें कम यूज करना चाहिए और इसके ऑल्टरनेटिव्स हमें डिस्कवर करने चाहिए या फिर डेवलप करने चाहिए। ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस है जैसे सेक्रेड ग्रुप्स, जो सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, ऐसे पेड़ जैसे बनियन ट्री हमने देखा था, पीपल ट्री देखा था, तो इनको प्रोटेक्ट करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प इन कंजर्वेशन। मॉडर्न इनिशिएटिव क्या है? जैसे हमने देखा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, किस किस के बीच में? इंडिया और फ्रांस के बीच में। ये क्या प्रमोट
प्रमोट करता है? सोलर पावर ग्लोबली। तो ये रिन्यूएबल सोर्स जो होता है एनर्जी का, उसको यूज करने के ऊपर ये प्लान बेस्ड है। देन नेक्स्ट इज की आइडियाज। सो रिसोर्सेज आर नेचर गिफ्ट। रिसोर्सेज क्या है? प्रकृति की देन है, गिफ्ट है। दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओवर एक्सप्लॉइटेशन से पोल्यूशन होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है और क्लाइमेट चेंज होता है। रिसोर्सेज कर्स, इसका मतलब है ज्यादा रिसोर्सेज होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कंट्री जो है वो अमीर होगी। ये डिपेंड करता है कि कितना वाइजली वो कंट्री उसको यूज कर रही है रिसोर्सेज को, और इंडस्ट्रीज को, और इंडस्ट्रीज वहां पर कितनी ज्यादा डेवलप है। लोक संग्रह मतलब भगवत गीता का एक कॉन्सेप्ट है, जैसे वर्क फॉर वेलबींग ऑफ ऑल, नॉट जस्ट सेल्फिश नीड। सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं, हमें दूसरों की भलाई के लिए भी, दूसरों के भले के लिए भी काम करना चाहिए। तो इसके साथ हमने समरी कंप्लीट कर ली है स्टूडेंट्स। नाउ अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, चार चार ऑप्शंस होंगे, उनमें से करेक्ट आंसर पे आपको टिक करना है। जैसे फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल। इसमें से रिन्यूएबल कौन सा है? कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी या नेचुरल गैस। तो इसमें से रिन्यूएबल है सोलर एनर्जी। फिर इनमें से कौन सा जरूरी नहीं है जीने के लिए? एयर, वाटर, गोल्ड और सॉइल। सो गोल्ड, सोना जरूरी नहीं है, बाकी चीजें हमें चाहिए जीवित रहने के लिए। फिर पेट्रोलियम कौन सा एग्जाम्पल है? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बोथ या नन। सो पेट्रोलियम जो है नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल है। ओवर पंपिंग हम ग्राउंड वाटर का करते हैं, तो क्या होता है इससे? सॉइल फर्टिलिटी, वाटर स्कैरसिटी, मोर रेनफॉल और मोर क्रॉप्स। सो वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी होती है, ग्राउंड वाटर कम हो जाता है। विच स्टेट्स बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट। कौन सा स्टेट बना? केरला, सिक्किम, पंजाब या आसाम। सिंपल सा आंसर है, अभी देखा सिक्किम। फिर कोल रिजर्व इन इंडिया में, लास्ट फॉर अबाउट, जो कोल रिजर्व है, कोयले की जो खाने हैं इंडिया में, तो कोयला कब तक है हमारे पास? लगभग अगर अंदाजा लगाए तो अप्रॉक्स 50 ईयर्स, अभी देखा था पिछले कुछ स्लाइड्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग? टेक्सटाइल, सीमेंट, सॉफ्टवेयर या हैंडलूम। तो इसका आंसर है सीमेंट इंडस्ट्री। ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, किसने लॉन्च किया? इंडिया और फ्रांस ने। ठीक है, देन विच ऑफ दीज इज एन इकोसिस्टम सर्विस। क्या है इकोसिस्टम की सर्विस? फॉरेस्ट फिल्टरिंग, वाटर, ऑक्सीजन प्रोडक्शन या सॉइल इरोशन प्रिवेंशन या ऑल ऑफ दीज। सो ऑल ऑफ दीज, ये सारे इसके आंसर है। देन विच फेस्टिवल थैंक्स नेचर फॉर हार्वेस्ट। हार्वेस्ट के लिए कौन फेस्टिवल जो है थैंक्स करता है? होली, पोंगल, दिवाली या रक्षाबंधन। पोंगल। एक और एग्जांपल दीजिए आप कमेंट सेक्शन में कि कौन से फेस्टिवल थे, चैप्टर में हमने देखा था। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उसमें क्या आता है? कोल एंड ऑयल, सनलाइट एंड वाटर, विंड एंड टिम्बर, ऑल ऑफ दीज। सो नॉन रिन्यूएबल में हमारा आता है कोल एंड ऑयल। देन ओवर फिशिंग रिड्यूसेस पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन, टूना, शार्क और व्हेल। सो टूना फिश का एग्जांपल हमने देखा था। देन नेक्स्ट इज व्हाट डज रीजनरेशन मीन्स। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? ब्रिंगिंग बैक टू ओल्ड स्टेट, क्रिएटिंग न्यू लाइफ एंड कंडीशन, पोल्यूशन कंट्रोल एंड नन। तो इसका आंसर होता है कि दोबारा से नई लाइफ और कंडीशंस क्रिएट करना। विच रिवर वाटर डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व कर्नाटका एंड तमिलनाडु? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और नर्मदा। सो इसका आंसर है कावेरी। देन विच आयुर्वेदा इज रिलेटेड टू ह्यूमन मेडिसिन, प्लांट साइंस, एनिमल केयर या एस्ट्रोनॉमी। सो ये प्लांट साइंस से रिलेटेड है। नाउ अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। ट्रीज बिकम रिसोर्सेज व्हेन ह्यूमन यूज देयर वुड टू मेक फर्नीचर। जब हम ट्री को कब रिसोर्सेज बोलते हैं? जब हम उसका जो लकड़ी है उसको फर्नीचर बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। रिसोर्सेज शुड बी डैश एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर आएगा टेक्नोलॉजिकली, टेक्नोलॉजिकली accessible. Then air, water, soil are resources essential for life. ये सारी चीजें लाइफ के लिए जरूरी है। Coal and petroleum are examples of non-renewable resources. Okay. Then nature always work in a cyclical way. Then a forest filters water and prevents soil erosion. Then overuse of chemical fertilizers lead to soil degradation. Soil की क्वालिटी खराब हो जाती है। Then dash state became India's first organic farming state. ये किस ईयर में हुआ था ये भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन पंजाब। Then International Solar Alliance was started in 2015. Cement industry is one of the most dash industries, polluting industry. Then mature tree produce about dash liters of oxygen per day.
275 लीटर्स। ह्यूमन बीइंग को एक दिन में कितना लीटर ऑक्सीजन चाहिए होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पैराडॉक्स ऑफ प्लांटी इज ऑल्सो नोन एज द नेचुरल रिसोर्स कर्स। देन वृक्ष आयुर्वेद deals with the study of plants. Then in many cultures nature is considered sacred, यानी पवित्र। ठीक, अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे। तो ये टोटल क्वेश्चंस है, यहाँ पर आप पॉज करके आंसर लिखने का ट्राई करेंगे। एक एक करके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेज विद एन एग्जांपल। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं उसका एग्जांपल दीजिए। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स और सब्सटेंसेज फ्रॉम नेचर दैट ह्यूमंस फाइंड यूजफुल। फॉर एग्जांपल ट्रीज प्रोवाइड वुड दैट कैन बी यूज्ड टू मेक फर्नीचर, पेपर एंड टूल्स, मेकिंग देम नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट मेक समथिंग अ रिसोर्सेज, कोई भी चीज रिसोर्सेज कब कहलाती है, उसमें हमने तीन चीजें देखी थी कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। फॉर एग्जाम्पल ऑयल अंडरग्राउंड इज नॉट अ रिसोर्स अनलेस ह्यूमंस कैन एक्सट्रैक्ट एंड यूज इट। ऑयल कहीं पे धरती के नीचे है लेकिन हम तेल निकाल नहीं पा रहे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर वो कोई यूज का नहीं है, मतलब वो रिसोर्सेज नहीं कहलाएगा, है ना। देन नेम 3 कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कौन सी 3 कैटेगरीज हमने पढ़ी थी? सो एसेंशियल, ये इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। एसेंशियल फॉर लाइफ ये पहली कैटेगरी हो गई, एसेंशियल फॉर लाइफ, जिसमें एयर, वाटर, सॉइल। फिर मटेरियल्स, ये दूसरी कैटेगरी हो गई, वुड, मेटल, स्टोन्स। एंड थर्ड हो गया एनर्जी सोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम, सनलाइट, विंड एंड वाटर। देन गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसके 2 एग्जाम्पल्स हमें देने हैं। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सोलर एनर्जी एंड रिवर वाटर। दीज कैन नेचुरली जनरेट बट ओनली इफ दे आर यूज्ड इन बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल वे विदाउट overuse. Then give 2 example of non-renewable resources. So non-renewable resources के example यहाँ coal and petroleum. They take millions of years to form and once consumed they cannot be quickly replaced, making them limited in supply. Then what is regeneration in nature? Nature में regeneration जो होता है वो क्या होता है? So let us just see. Regeneration means nature's ability to create new life and condition. ये keywords है, ये याद होने चाहिए। For example, when a tree falls, it decomposes, enriches the soil and helps new plant to grow. है ना, ट्री का साइकिल है। जैसे ट्री कोई खराब होगा, सूखेगा तो फिर वो डिकम्पोज होगा, खराब होगा, मिट्टी में मिलेगा, फिर मिट्टी जो है वो एनरिच होगी और ज्यादा उपजाऊ होगी, उसके बाद बीज से कोई नया प्लांट बनेगा। तो ये नेचुरल प्रोसेस हो गया, प्रकृति का तरीका हो गया रीजनरेट करने का। देन व्हाट इज मेंट बाय सॉइल रेस्टोरेशन? सॉइल रेस्टोरेशन क्या होता है? सॉइल की जो उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है उसको दोबारा से लाना। सो रिस्टोरेशन मीन्स ब्रिंगिंग समथिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल प्लांटिंग ट्री अगेन in an area that has been deforested, restore the forest. Then mention 2 traditional practices that conserve nature. 2 ऐसे practice जो nature को conserve करने में मदद करते हैं। So protecting sacred groves where cutting trees is not allowed and avoiding fishing during spawning season to maintain fish population. स्पॉनिंग जब मछलियां अंडे देती हैं उस समय में फिश को हमें नहीं पकड़ना चाहिए। देन व्हाट आर इकोसिस्टम सर्विस? इकोसिस्टम हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? तो हमने देखा था इकोसिस्टम सर्विस आर बेनिफिट्स ह्यूमन रिसीव फ्रॉम नेचर। ऐसे सारे फायदे, लाभ जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट हमें क्लीन वाटर देते हैं, ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं, बीज पॉलिनेट करते हैं क्रॉप्स को, विच हेल्प्स ह्यूमंस इन फार्मिंग। देन write 2 difference between renewable and non-renewable resources. So renewable resources generate होते हैं naturally such as sunlight and forest, while non-renewable जो होते हैं like coal and oil takes millions of years to form. Renewables can last longer if managed well, but non-renewables exhaust quickly. Then why is overfishing harmful? Overfishing करना ये harmful क्यों होता है? So overfishing इसलिए harmful होता है because it reduce fish population. वो fish की population को कम कर देता है, disturbs the ocean food chain and may cause important species like tuna to decline, affecting biodiversity and food security. Then next is 11th हो गया, 12th है what was the Punjab ground water crisis? अब जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे मैम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दो, है ना, सो यही वाला क्वेश्चन आपको केस बेस्ड स्टडी में आ सकता है, तो ये आप तब भी लिख सकते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब ग्राउंड वाटर क्राइसिस हैपेंड बिकॉज फार्मर्स ओवर पम्प्ड ग्राउंड वाटर फॉर हाई yield crops. This lowered water levels up to 30 meters and polluted water causing long term problems.
यहाँ पर फार्मर्स ने ओवर पंप किया था ग्राउंड वाटर को, जिसकी वजह से 30 मीटर लेवल तक पानी जो है धरती के नीचे कम हो गया था। देन व्हाई इज सीमेंट इंडस्ट्री हार्मफुल? सीमेंट इंडस्ट्रीज हार्मफुल क्यों होती है? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं वो हवा में जाते हैं, एयर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। इट डैमेज लंग्स, रिड्यूस क्रॉप यील्ड एंड हार्म द एनवायरमेंट। देन नेक्स्ट इज व्हाट डिड सिक्किम अचीव इन फार्मिंग? सिक्किम ने क्या अचीव किया फार्मिंग के क्षेत्र में या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में? सो सिक्किम बिकेम इंडियाज फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन 2016. फार्मर्स यूज कंपोस्ट, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग. दिस इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी, टूरिज्म एंड फार्मर्स इनकम. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय रिसोर्सेज कर्स? रिसोर्स कर्स क्या होता है? जहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज उपलब्ध हो लेकिन देश इतना डेवलप ना हो कि उसको यूटिलाइज कर पाए. रिसोर्स कर्स मीन्स कंट्रीज with many natural resources are not always rich. Without good industries and governance, resources may be misused or slowing development. Okay, so ये 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इनको तो आपको ऐसे याद होने चाहिए. ये याद करने जैसा तो कुछ है ही नहीं. चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको खुद से लिखना है. इस तरीके से याद होना चाहिए कि बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए अगर ये क्वेश्चंस आते हैं कहीं पर. तो अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं, इनको थोड़ा बड़ा मैं आंसर बता रही हूँ. इसका जितने मार्क्स का आता है उस हिसाब से आप पॉइंट्स मैनेज कर सकते हैं. जैसे पहला है एक्सप्लेन हाउ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, ट्रेड एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. सो रिसोर्सेज आर नॉट इवनली अवेलेबल अक्रॉस द वर्ल्ड और विद इन कंट्रीज. रिसोर्सेज एक जैसे अवेलेबल नहीं है हर जगह, चाहे वो वर्ल्ड की बात हो या किसी देश की बात हो. कुछ एरिया रिच होते हैं जैसे कोल, ऑयल और मिनरल्स वहां पर अच्छे से पाए जाते हैं, और जो दूसरे होते हैं वहां पे लैक होती है इन चीजों की. दिस इन्फ्लुएंस ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. एग्जाम्पल, कोल इन झारखंड सपोर्ट स्टील इंडस्ट्री. स्टील इंडस्ट्री झारखंड में ज्यादा पाई जाएंगी क्योंकि वहां पे कोयला मिलता है, क्योंकि स्टील बनाने के लिए कोयला चाहिए होता है. ट्रेड पैटर्न्स डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. कहां पर रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल हैं, व्यापार भी उसी हिसाब से होता है. एग्जाम्पल, जो स्टेट रिच है ऑयल और मिनरल्स में, एक्सपोर्ट टू अदर रीजन, वो दूसरी जगह पर एक्सपोर्ट करते हैं उनको. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफन क्रिएट डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. जैसे एग्जाम्पल हमने कावेरी रिवर डिस्प्यूट देखा था, जो कि एक डिस्प्यूट है, झगड़ा है किसके बीच में? कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी के पानी को शेयर करने के ऊपर. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन एंड सजेस्ट ऑल्टरनेटिव्स फॉर सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन. सीमेंट के क्या एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स है? तो ये फाइन डस्ट रिलीज करता है एयर में, जिससे डैमेज होते हैं लंग्स और रेस्पिरेटरी, सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारी होती है उससे रिलेटेड. जो क्रॉप यील्ड है, मतलब जो अनाज की उपज है फसलों की, वो कम हो जाती है. सनलाइट ब्लॉक होती है पत्तों के ऊपर. वाटर और सॉइल पोल्यूट होते हैं बाय सीमेंट फैक्ट्री वेस्ट. इंडस्ट्री ऑल्सो एड्स टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन. ये होता है क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल. देन ऑल्टरनेटिव फॉर सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, जैसे कि मड हाउसेस, मॉडर्न टेक्निक का यूज करके हम बना सकते हैं, जैसे ऑरोविले मॉडल हमने देखा था. यूज ऑफ स्टोन, बैम्बू एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स. रिसाइकल मटेरियल्स लाइक वेस्ट प्लास्टिक इन कंस्ट्रक्शन. दीज ऑल्टरनेटिव, ये जो ऑल्टरनेटिव्स हैं इनको अगर हम यूज करें तो ये पोल्यूशन को कम करते हैं, हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं और ये इको फ्रेंडली होते हैं. इनसे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होता. देन describe the role of traditional practices in conserving natural resources. So give examples in India. So traditional practices have always respected and protected nature. Sacred groves जो होते हैं, जो पूजनीय ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे जंगलों में वो एरिया होते हैं जहां पर कटिंग अलाउड नहीं होती है. जैसे रिवर लाइक गंगा यमुना आर वर्शिप्ड एज सेक्रेड, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर वाटर. देन फार्मर्स प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स क्रॉपिंग टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी. ऑर्गेनिक जो मैन्योर होता है लाइक काउ डंग एंड कंपोस्ट वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ हार्मफुल केमिकल्स. रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक जोहड़, स्टेप वेल्स इन राजस्थान कंजर्व वाटर. तो ये कैसे हम एनवायरमेंट के कंजर्विंग फीचर जो है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का, उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं वो दिखाया गया है. देन क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है और ये कैसे प्रमोट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को. तो ये जो है 2015 में लॉन्च हुआ था बाय इंडिया एंड फ्रांस. इसका एम है टू प्रमोट सोलर एनर्जी इन कंट्रीज विद अबेंडेंट सनलाइट. इस अलायंस ने हेल्प किया है रिड्यूस करने का क्या? डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल. मेंबर नेशन जो है इस अलायंस के, जो भी मेंबर कंट्री हैं, ये फाइनेंशियल सपोर्ट इनको दिया जाता है सोलर प्रोजेक्ट्स अपने कंट्री में इनिशिएट करने के लिए. टेक्निकल नॉलेज एंड ट्रेनिंग आर शेयर्ड अमंग countries. Example, Bhadla Solar Park in Rajasthan is one of the largest solar park in world. Then International Solar Alliance जो है encourages affordable clean energy and fight climate change globally. ठीक है, इसमें भी मदद करता है. Then last question is, what lessons can we learn from success of organic farming in Sikkim for sustainable agriculture in other states of India? ये भी case based study है.
ठीक है, केस स्टडी या केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें आप काउंट कर सकते हैं। अगर आता है सिक्किम से रिलेटेड तो ये आंसर आप बिल्कुल लिख सकते हैं वहां पर। सो सिक्किम इंडिया का 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना सबसे पहला 2016 में। फार्मर शिफ्ट हुए केमिकल फर्टिलाइजर से कंपोस्ट और नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट्स की तरफ। मिक्स क्रॉपिंग इंट्रोड्यूस की गई ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो। इनिशियली क्रॉप यील्ड, अनाज की जो उपज है वो कम हुई, लेकिन धीरे धीरे सॉइल की हेल्थ इंप्रूव हुई। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हुई, इंडेक्स एंड बर्ड्स दोबारा से आने लगे एरिया में। फार्मर्स को ज्यादा इनकम होने लगी बिकॉज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स सोल्ड एट हायर प्राइजेस। टूरिज्म भी इंक्रीज हुआ। पीपल केम टू नो ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल। लेसन इससे हमें क्या मिलता है कि सस्टेनेबल फार्मिंग नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट, फार्मर्स ट्रेनिंग एंड पेशेंस फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत होती है, राइट। सो ये सारी चीजें हैं। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स के लिए। आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू अपलोड मॉडल सैंपल पेपर्स और मॉडल पेपर्स फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। देखिए जो भी सैंपल पेपर्स मैं बनाऊंगी सेट ए, सेट बी, सेट सी, क्योंकि अभी टाइम है बच्चों की सितंबर में है, तो हर सब्जेक्ट्स के 3-3 सेट में अपलोड करूंगी। सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दैट। दूसरा वाला जो चैनल है जानकी स्टडी कॉर्नर, वहां पर ऑलरेडी मैं सैंपल पेपर हाफ ईयरली के अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहां जाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो विद दिस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 हमारा पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ये कॉन्टेंट शीट आप देख सकते हैं। सो वी आर डन विद थीम ए चैप्टर 1। थीम बी चैप्टर 2 के 1-2 पार्ट्स और हैं, वो आज एक अपलोड किया है, कल एक और अपलोड हो जाएगा, ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडिया इलेक्टोरल सिस्टम। या कोई और आपको चैप्टर पहले स्टार्ट करवाना है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। विल मीट सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।